हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग ने खत्म कर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग ने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हो गया है, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ पहले देखो वहां पे, क्योंकि हम लोग ने न्यूक्लियस के बहुत बेसिक स्टफ्स की बात की है। ओके, आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिव डी के, तीनों टाइप के डी को आज हम लोग कवर करेंगे, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज दिस बाइंडिंग एनर्जी? क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का मतलब? तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस को देखते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियस को देखेंगे तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और साथ में होता है न्यूट्रॉन। भाई, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन और साथ में होता है एक न्यूक्लियन। ओके, अब प्रोटॉन कितना होगा? तो दैट इज Z नंबर विच इज योर एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन विल बी योर A माइनस Z। या सुनो भाई, A तुम्हारा मास नंबर होता है, उस मास नंबर में से बोले तो मास नंबर बोले तो टोटल तुम्हारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसमें से Z हटा दो तो जो बचा हुआ रहेगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा, है ना? अब यहां पे क्या होता है कि भाई ये जो न्यूट्रॉन है, इनको मेरे को क्या करना है? इनको मेरे को अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। ओके, अब अलग करने के लिए ये ऑलरेडी बंधे हैं ना, किससे बंधे हैं? ये न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं। ओके, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी से बंधे हुए हैं, बहुत ताकतवर फोर्स है वो। अब अगर मेरे को उनको अलग करना है, ओके, हमको उसको अलग करना है, ये ऑलरेडी बाउंडेड है, किसी फोर्स से जुड़ा हुआ है। अब किसी फोर्स से अगर ये जुड़ा हुआ है और मुझको इसको अलग करना है, तो मेरे को इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, मेरे को इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी गिवन टू, मिनिमम एनर्जी गिवन टू इसको, न्यूक्लियस को, हाँ है ना? मिनिमम एनर्जी गिवन टू न्यूक्लियस, minimum energy given to nucleus to separate the proton and neutron from the nucleus, हाँ या ना? from the nucleus। ओके, ये नहीं आएगा, बात सुना रहा है? एनर्जी गिवन किसको? गिवन टू न्यूक्लियस, गिवन टू न्यूक्लियस टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मेरे को अलग करना है, मेरे को आजाद करना है, तो मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन देना पड़ता है। ओके, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, उसको फ्री करने के लिए, क्या करने के लिए? फ्री करने के लिए। अब यहां पे एक बहुत अनोखा फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज योर मास डिफेक्ट। ओके, अब यहां पे क्या होता है? एक मास डिफेक्ट का वर्ड आता है। व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट? क्या होता है मास डिफेक्ट? ओके, मास डिफेक्ट क्या होता है वो चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली उसको डेल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब होता क्या है यहां पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि भाई मान लो कि हम लोग ने मान लो कि एक खिचड़ी बना रहे, लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ खिचड़ी। मैं हर जगह खिचड़ी का एग्जांपल देता हूं, तो टेक एग्जांपल ऑफ खिचड़ी कि भाई 5 किलो चावल लिया, 5 किलो दाल लिया, 5 किलो भाजी लिया, ओके, 2 किलो पानी लिया, ऐसे सब लेके ऐड किया, खिचड़ी बन गया। ओके, अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने यहां पे 5 किलो चावल लिया, 5 किलो दाल लिया, ओके, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो सब्जी, 2 किलो तुम्हारा पानी और 3 किलो मसाला वसाला, तो 20 किलो हो गया। ओके, टोटल कितना हो गया? 20 किलो। ये सर 5 5 5 2 3 20 किलो। तो मेरा जो खिचड़ी बनना चाहिए था वो 20 किलो का बनना चाहिए था। टोटल जो खिचड़ी बनना चाहिए था वो 20 किलो का बनना चाहिए था, बट वो 20 किलो का नहीं बना। वो कितना बना? वो बना 18 किलो, 19 किलो। ओके, अब क्या हुआ? मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने खिचड़ी को अलग किया, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, बट मैंने अलग किया, हाइपोथेटिकली मैंने उसको अलग किया। मैंने खिचड़ी में से चावल अलग किया, मैंने दाल अलग किया, मैंने सब्जी अलग किया, मैंने पानी अलग किया, मैंने मसाला अलग किया। अब मैंने इंडिविजुअली सबको वापस मेजर किया कि भाई ऐसा कैसा हो गया। तो जब मैं चावल को मेजर कर रहा हूं वो 5 किलो निकल रहा है, दाल को मेजर कर रहा हूं वो 5 किलो निकल रहा है।
फिर सब्जी को मेजर कर रहा हूं वो भी 5 किलो निकल रहा है, और मान लो मेरा पानी को भी मैं मेजर किया, उसको 2 किलो निकला, मसाले मेरे 3 किलो निकले। जब मैंने इंडिविजुअल मैंने वेट किया तो वो सही बराबर थे। अब मैंने सोचा वापस कंबाइन करता हूं, मैंने वापस कंबाइन किया, वापस खिचड़ी बनाया, वापस देखा तो भाई वापसली वही सेम फिनोमिना, वापसली वहां पे 18 या 19 किलो हुआ, मतलब देयर विल बी अ लॉस। तो कुछ अमाउंट ऑफ मास वहां पे लॉस हो रहा था, एंड दैट अमाउंट ऑफ मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। दैट अमाउंट ऑफ मास दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। ओके, मतलब क्या हो रहा था, मतलब ये हो रहा था कि मान लो कि मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो मैंने जब इनको टोटल मास किया तो टोटल मास विल बी द न्यूक्लियस का मास। ओके, टोटल मास लेट्स से कैपिटल एम इज द न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास। ओके, टोटल एम, कैपिटल एम इज द न्यूक्लियस का मास विच इज टोटल मास। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले इसको इंडिविजुअली मेजर किया। क्या किया, मैंने इसको इंडिविजुअली मेजर किया। लेट्स से अगर मैं प्रोटॉन देखने जाऊं तो कितना प्रोटॉन रहेगा मेरे पास प्रोटॉन रहेगा दैट इज तुम्हारा Z। एटॉमिक नंबर जितना रहता है उतना तुम्हारा पास प्रोटॉन रहता है। तो लेट्स से Z इंटू MP, दैट इज Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड MP इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, प्लस भाई तुम्हारा जो Mn है, तो Mn अगर हम लोग देखने जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं दैट इज A माइनस Z, है ना। A इज द मास नंबर, उस मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर अगर हटा देंगे तो जो बचा हुआ क्वांटिटी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इंटू तुम्हारा Mn। अब ये ऐड किया बराबर। तो ये जो ऐड किया, ये ऐड करने पे क्या होना चाहिए था भाई, टोटल न्यूक्लियस का मास मिलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। यहां पे न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा कम मास मिला एंड दैट इज कॉल्ड एज del m, दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, मतलब मैंने जब टोटल मास को इंडिविजुअली टोटल मास को मैंने माइनस किया न्यूक्लियस के मास से, तो क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा मास क्या हुआ, कम हुआ। ओके, अब बेसिकली वो मास जा कहां रहा है, तो वो मास कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी बनाने में। ओके, देखो मान लो कि मेरा एक यहां पे न्यूक्लियस है, क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है बराबर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने कुछ बाइंडिंग एनर्जी उनको दी, जैसी मैंने उनको बाइंडिंग एनर्जी दी तो वो टूट गए। अब जैसे वो टूट गए ना, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी उनको दी थी ना, वो उस मास में जाके स्टोर हो गए। ओके, वो जो है, क्योंकि यहां पे बेसिकली तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों फेल हो जाते हैं। यहां पे ना ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है और ना ही कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, यहां पे दोनों कहानी व्यर्थ हो जाती है। यहां पे आता है कंजर्वेशन ऑफ या फिर एनर्जी मास कंजर्वेशन। ओके, यहां पे होता है एनर्जी मास कंजर्वेशन। ओके, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने दी वो कहीं ना कहीं मास में कन्वर्ट हो गई और उस इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में स्टोर हो गई। इसलिए जब मैं इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट कर रहा हूं, मास कर रहा हूं, तो ज्यादा निकल रहा है। अब जैसे ही मान लो कि मेरे को उसको कंबाइन करना है, मतलब उसमें से मेरे को एनर्जी निकालनी है। तो जैसी मैं एनर्जी निकाल रहा हूं तो थोड़ा मास उसका कम हो जा रहा है उस एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए जब मैं उसको कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे को मास थोड़ा सा कम मिल रहा है। ओके, तो अगर हम देखने जाए तो इंडिविजुअली जब हम मास करेंगे तो मास ज्यादा आएगा, और जब उस न्यूक्लियस को कंबाइन करके मास करेंगे तो मास थोड़ा सा कम आएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको ही हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया व्हाट इज मास डिफेक्ट। ओके, तो ये जो एनर्जी है दैट इज E, दैट कैन बी रिटन एज del m c का स्क्वायर। दिस इज योर आइंस्टाइन इक्वेशन, यस और नो। तो E इज इक्वल्स टू del m मास डिफेक्ट इंटू c का स्क्वायर। तो अगर मेरे को एनर्जी निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। तो del m की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ये सारा वैल्यू, तो दैट इज Z mp प्लस a माइनस Z इंटू mn, है ना, माइनस m होल इंटू सी का स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ गई है या ना। क्लियर एवरीवन, कहानी समझ में आ गई भाई। ये तुम्हारा इतना एनर्जी लॉस होगा या गेन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर वो अलग हो रहे हैं, तो मैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं
वो मास में कन्वर्ट होगा और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जाके थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन हो जाएगा। अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं, न्यूक्लियस को कंबाइन कर रहा हूं, तो न्यूक्लियस जब कंबाइन होंगे तो कुछ एनर्जी उसमें से निकलेंगे, तो जब कुछ एनर्जी उसमें से निकलेंगे तो टोटल जो न्यूक्लियस का मास होगा वो थोड़ा सा कम होगा। क्लियर? एंड दैट इज नथिंग बट अ मास डिफेक्ट, दैट इज नथिंग बट अ मास डिफेक्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास अगर हम देखने जाएं तो न्यूक्लियस है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस किसके पास है? ओके, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसके पास है अगर हम देखने जाएं तो हम बोल सकते हैं कि भाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मेरे को उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। सुनो, ओके, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से यूरेनियम, यूरेनियम का जो लगभग एनर्जी होता है वो 1780 के आसपास होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, 1780 के आसपास होता है। ओके, ये यूरेनियम की एनर्जी है। और अगर मैं आयन का देखने जाऊं तो लगभग जो आयन की एनर्जी होती है लगभग वो 490 के आसपास होती है, एग्जैक्ट अगेन मुझे नहीं पता, ये ईवी में वैल्यू है, तुम एक बार चेक कर सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, बट 490 के आसपास होता है और यूरेनियम का 1780 1800 के आसपास होता है। तो अगर हम लोग यहां पे देखने जाएं तो या इन दोनों में से स्टेबल न्यूक्लियस अगर हम देखने जाएं तो स्टेबल न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो सबसे स्टेबल जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? वो यूरेनियम का होना चाहिए, क्योंकि यूरेनियम को तोड़ने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1780 ईवी की एनर्जी देनी पड़ेगी। और आयन को तोड़ने के लिए तुम्हारा Fe, आयन को तोड़ने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट इज 490 ईवी देना पड़ेगा। ओके, तो 490 ईवी इज कम एज कंपेयर टू यूरेनियम का 1780, बट ऐसा नहीं है। अगर हम देखने जाएं तो यूरेनियम का उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है जितना आयन का है। इनफैक्ट आयन हैज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन योर एंटायर एलिमेंट सिस्टम। पूरे अगर एलिमेंट सिस्टम में अगर तुम देखने जाओ तो जो Fe है उसका सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। आई एम न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, मैं केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तुम लोग बोलोगे सर Fe तो रिएक्ट, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि अगर हम लोग देखने जाए इतने एनर्जी में यूरेनियम को लगभग कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन संभालना है? लगभग 236 के आसपास, 235 के आसपास। ओके, 235 के आसपास उसका मास नंबर होता है, यस और नो? अगर हम बात करें किसके? यूरेनियम की। बट अगर हम बात करें आयन का तो आयन का लगभग जो ये होता है वो होता है 56 है। आयन का जो मास नंबर होता है वो कहीं ना कहीं 56 होता है। तो सोच लो कि भाई 490 में उसको कितना संभालना है? 56, और इसको 1780 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन संभालने हैं? दैट इज उसको संभालने हैं 235। ओके, मतलब उसका मास नंबर 235 है। तो अगर इन दोनों का मैं रेशो लू ना, मैं अगर निकालू कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, कि भाई एक न्यूक्लियस को उसको एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को उसको संभालने के लिए कितना एनर्जी निकलता है, तो भाई इसका जो एनर्जी निकलेगा वो लगभग 7.8 के आसपास निकलेगा, और इसका जो एनर्जी निकलेगा वो लगभग 8.4 या 8.2 के आसपास निकलेगा। 8 से थोड़ा बड़ा निकलता है। ओके, तो ये कहानी है, ये कहानी कि भाई जो न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन या बाइंडिंग एनर्जी पर प्रोटॉन है ना, वो Fe का ज्यादा है। ओके, मतलब उसके पास एक प्रोटॉन के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू यूरेनियम के एक प्रोटॉन के पास। ओके, तो इसलिए Fe ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? तो यहां पे हमारे पास ग्राफ है, अगर हम ग्राफ के थ्रू देखने जाएं, यहां पे ग्राफ है, अगर ग्राफ के थ्रू हम देखने जाएं तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास मास नंबर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है। बट ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारा पर डिवाइड बाय मास नंबर, मतलब तुम्हारा EB बाय A। तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट तुम्हारा मास नंबर। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू तुमको मिलेगा, देखो जैसे जैसे मैं मास नंबर बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं मास नंबर बढ़ा रहा हूं, तुम्हारा जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो रीजन है ना, यहां पे सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा। ये जो रीजन है
यहां पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वैल्यू हमको मिलेगा ये रीजन में, मतलब लगभग तुम देखने जाओ तो 50 से लेके 80 के बीच में, 50 से लेके 80 के बीच में जो वैल्यू मिलेगा ना वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा। और उनमें से भी अगर सबसे ज्यादा किसी का वैल्यू है तो वो एफ का है। उसके बाद देखो वापस वैल्यू क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा। अब ये बात, ये बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं हुई, ये बात हो रही है बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर। मतलब भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के पास कितना बाइंडिंग एनर्जी है। क्लियर बात में आ रही? तो इसलिए जो Fe होता है ना, दैट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ऐसा बोला जाता है कि भाई जो Fe है उसका स्टेबल न्यूक्लियस, मतलब इस तरफ के जो एलिमेंट है और इस तरफ के जो एलिमेंट है ना, वो भी क्या करते हैं, वो भी Fe का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो Fe के कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इस तरफ का जो तुम्हारा ये है ना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, वो जनरली होता है फ्यूजन, और इस तरफ का जो है ना वो फिजन, मतलब यहां से इस तरफ का वो न्यूक्लियस को निकालता है। ओके, इसलिए देखो तुम्हारा जो यूरेनियम ये सब है ना, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस को निकालते हैं और आयन बनने की कोशिश करते हैं। और इस तरफ का जो मटेरियल है, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये कंबाइन होने की, ये फ्यूज होने की कोशिश करते हैं और आयन बनने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हारे सन में होता है, सन में तुम्हारा फ्यूजन होता है ना भाई, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से, ऐसे बनते रहता है, यस और नो। और कहां जाके रुक जाएगा, Fe पे जाके रुक जाएगा। और जैसे ही Fe बन गया मतलब तुम्हारा स्टार खत्म, अब उसके पास और एनर्जी नहीं है, तो वो डेड स्टार हो जाता है। क्लियर बात में आ गई एवरीवन? कहानी समझना, बहुत बेहतरीन कहानी है ये चीज। ओके, याद रखना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर रेडियो एक्टिव डीके। ओके, नेक्स्ट इज योर रेडियो एक्टिव डीके। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाएं तो व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके, तो तुम्हारा एक न्यूक्लियस है, पैरेंट न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है, कुछ न्यूक्लियस को निकालता है और फॉर्म करता है एक डॉटर न्यूक्लिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डीके, मतलब किसी चीज से किसी चीज को निकालना। तो पैरेंट्स न्यूक्लिया क्या करता है, कुछ न्यूक्लियस को एमिट करता है। तो पैरेंट न्यूक्लियाई emits some nucleus to form okay, parent nuclei emits some nucleus to form daughter nuclei, to form a daughter nuclei, क्लियर बात में आ गई? हाँ या ना? तो इस प्रोसेस के दौरान, मतलब इस प्रोसेस में बेसिकली 3 भाग में इसको डिवाइडेड किया गया है, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा की बात करेंगे भाई, व्हाट इज अल्फा डीके। ओके, तो अल्फा डीके में क्या होता है, द पैरेंट न्यूक्लियस एमिट एन अल्फा पार्टिकल। ओके, तो भाई जो पैरेंट न्यूक्लिया है वो क्या निकालता है, वो अल्फा पार्टिकल निकालता है। अल्फा पार्टिकल निकालता है मतलब तुम्हारा He का न्यूक्लियस, जैसे मान लो अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बराबर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना? के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया तुम्हारा हीलियम का एटम, ये पूरा एटम है। अब मान लो इस हीलियम के एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, तो जो बचा है ना, ये जो बचा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। और इस हीलियम के न्यूक्लियस को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, इसको ही हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसका तुम अगर देखने जाओ चार्ज, तो इसका जो चार्ज होता है वो +2 होता है, यस और नो? इसका जो चार्ज होता है वो +2, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो ये +2 चार्ज का हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ऐसा कोई भी डीके, ओके, ऐसा कोई भी न्यूक्लियस जो क्या करे, अल्फा पार्टिकल एमिट करे, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डीके। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा डीके। अब वो क्या एमिट कर रहा है, वो एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल। तो इनडायरेक्टली अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो बेसिकली वो क्या निकाल रहा है, तो वो निकाल रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मतलब मान लो कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट अपने बॉडी के अंदर से अल्फा पार्टिकल ना, तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकाल रहा है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई पैरेंट न्यूक्लियस है, दैट इज AX, अगर मेरे पास कोई पैरेंट न्यूक्लियस है दैट इज X उसका पैरेंट ये हो गया, मतलब तुम्हारा एलिमेंट हो गया, Z उसका एटॉमिक नंबर हो गया और A उसका मास नंबर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा मास एटॉमिक नंबर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर, विच इज तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना? विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये A होता है तुम्हारा मास नंबर, विच इज योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ या ना? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमको पता है कि भाई 2 प्रोटॉन गायब हो गए, तो 2 प्रोटॉन गायब हो गए मतलब Z में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो Z में से 2 माइनस हो गए। और मेरे को पता है 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी जा रहा है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 से 2 कितने हो गए? 4।
तो मास नंबर में 4 माइनस होगा, क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन भी आता है, तो 4 टोटल मास नंबर गायब हो रहे हैं, तो A-4 प्लस यहां पे अल्फा आ जाएगा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा बोले तो तुम्हारा He+2, ओके, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर बात में आ गई? तो अगर हम लोग देखने आए एग्जांपल में, तो एग्जांपल में तुम्हारा है बिस्मथ, देखो उसका मास नंबर कितना है 212 और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 83। तो भाई जब वो अल्फा डीके जाएगा, मतलब वो अल्फा डीके जाएगा, अल्फा डीके करेगा, तो अल्फा डीके के दौरान क्या होगा? अल्फा डीके के दौरान तुम्हारा जो अल्फा पार्टिकल तो निकल गया, मतलब साथ में यहां से 2 प्रोटॉन लेके जाएगा, तो यहां पे 2 माइनस, तो यहां पे 2 माइनस करेंगे तो 83 - 2 विल बी 81 और 212 में से 4 माइनस, दैट इज 208, तो क्या बनेगा? थैलियम बनेगा, Tl। क्या बनेगा? Tl बनेगा। ओके, थैलियम बोलते हैं, टेटेलियम बोलते हैं, पता नहीं, एक बार देख लेना तुम लोग। क्लियर? हाँ या ना? अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस भाई एक काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, एंड उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं Q वैल्यू, एंड दैट Q वैल्यू इज गिवन बाय, दैट इज Q इज इक्वल्स टू मास इंटू C²। अब मास कैसे? दोनों तरफ का डिफरेंस, तो ये तुम्हारा टोटल मास ऑफ एक्स साइड माइनस टोटल मास ऑफ ईयर, तो टोटल मास यहां पे कितना है? तो दैट इज मास ऑफ Y, मतलब मास ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियाई प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो मास ऑफ योर हीलियम, तो मास ऑफ योर Y प्लस योर मास ऑफ हीलियम, तो इन दोनों को डिफरेंस करो, इंटू C² करो, तो जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी तुम्हारी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। क्लियर बात में आ गया? खाली ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना, ये चीज तुमको याद होना चाहिए, ये चीज याद है तुम अपने आप कर सकते हो। व्हाट इज अल्फा डीके? ओके, समझ में आया अल्फा डीके? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर बीटा डीके। ओके, अब बीटा डीके में जनरली 2 तरह के बीटा डीके होते हैं, एक होता है नेगेटिव बीटा डीके जिसको हम लोग जनरली बीटा डीके बोलते हैं, और एक होता है प्लस बीटा डीके। एक क्या होता है? प्लस बीटा डीके। ओके, तो बीटा डीके का मतलब क्या होता है? बीटा डीके में तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर ही तुम्हारा जो प्रोटॉन है ना, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, या फिर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। ओके भाई, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, या फिर प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस के अंदर ही, बाय एमिटिंग सम पार्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीटा डीके। ओके, बीटा डीके की बात करेंगे। बीटा मतलब जनरली नेगेटिव बीटा डीके। ओके, तो उसको बार बार नेगेटिव बीटा डीके या फिर माइनस बीटा डीके नहीं बोलेंगे हम लोग, बीटा डीके बोलेंगे। हाँ, प्लस के लिए हम लोग स्पेसिफाई करेंगे प्लस बीटा डीके। ओके, तो व्हाट इज बीटा डीके? भाई न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। यहां पे क्या होता है भाई, जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है? वो कन्वर्ट करता है न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। जैसे मान लो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल चार्ज, अब ये न्यूट्रल चार्ज है, अब मेरे को इसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रल चार्ज है, मतलब इसके पास प्लस माइनस दोनों है, तो जब प्लस माइनस दोनों है तो इसमें से नेगेटिव चार्ज को निकाल लिया जाता है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज को निकाल लेंगे तो जो बचा रहेगा दैट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो प्रोटॉन बन चुका है। तो तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में। कैसे कन्वर्ट होता है? साथ में वो निकालता है इलेक्ट्रॉन। क्या निकालता है? इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक और पार्टिकल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ओके, यहां पे तुम देखोगे तो न्यूट्रिनो है और यहां पे देखोगे तो एंटी न्यूट्रिनो है। बेसिकली ये बहुत छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल है, मतलब बहुत, इनका जो मास है ना वो बहुत कम है, और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, बेसिकली ये एक्चुअल में प्रूफ है, ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल बात है, ना। जब तुम देखोगे, जब कन्वर्जन हुआ तो ऑलरेडी देखा गया था कि इस तरफ जो मास है ना और इस तरफ जो मास है, ये दोनों मास बराबर नहीं है, यहां पे थोड़ा मास लॉस हो रहा है। तो कहां पे लॉस हो रहा है? बिकॉज वहां पे एक नया पार्टिकल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ओके, इस समय एंटी न्यूट्रिनो होता है और इस समय न्यूट्रिनो होता है। ओके, प्लस के टाइम पे। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो जरा भाई, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा प्रोटॉन में। किसमें? एक न्यूट्रॉन तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में। और प्रोटॉन में किस तरह कन्वर्ट हो रहा है वो भाई? इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है और साथ में एक पार्टिकल एमिट कर रहा है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो अगर हम देखने जाएं, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ए इज द मास नंबर। अगर वो मास नंबर है तो भाई वो ए प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन है। तो अगर न्यूट्रॉन कम हो रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन कम हो रहा है तो न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। तो भाई ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे तुम देखोगे तो ए दोनों सेम रहता है, मतलब पैरेंट का भी और डॉटर का भी। तो अगर पैरेंट न्यूक्लियस का ए है तो डॉटर का भी ए ही रहेगा। हाँ, बस यहां पे फर्क होता है प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन बढ़ जाता है यहां पे। सो प्रोटॉन बढ़ गया, इसका मतलब है कि मास नंबर यहां पे बढ़ जाता है। ओके, याद रखना, मास नंबर बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर यहां पे बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। तो सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया तो Z से यहां पे Z+1 हो जाता है, मतलब एक नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है
तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से ऐड हो जाता है। क्लियर बात सुना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखने जाए तो कोबाल्ट का एग्जाम्पल है यहाँ पे, कोबाल्ट 6027। तो कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट बीटा डीके दिखाता है। कैसे बीटा डीके दिखाएगा, तो उसके मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट उसका जो 27 है वो ऐड ऑन हो जाएगा, दैट बिकम अ 28, दैट बिकम अ निकल। तो भाई कोबाल्ट क्या हो जाता है, कोबाल्ट 6027 कन्वर्ट हो जाता है निकल 6028 में। साथ में वो क्या निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। अब ये तुम्हारा रिवॉल्विंग वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, थोड़ा अलग इलेक्ट्रॉन है, ओके। और साथ में निकालेगा एंटी न्यूट्रिनो, क्या निकालेगा, एंटी न्यूट्रिनो, ओके। अब यही चीज हम लोग अगर देखने जाए तो सेम प्लस डीके के साथ भी होता है। अब प्लस डीके में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में। भाई प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में। अब प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो जरा। अब प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज को मेरे को न्यूट्रल बनाना है, ओके। तो कैसे बनाओगे, तो दो मेथड है। तुम बोलोगे कि सर ऐड कर दो, यहां पे ऐड नहीं करना है, डीके है ना, तो डीके मतलब निकालना है। डीके मतलब क्या, निकालना है। तो अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में से पॉजिटिव चार्ज निकाल लो। तो प्रोटॉन में से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल लूंगा तो जो बचेगा दैट विल बी अ न्यूट्रल एंड दैट इज न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में से एक पॉजिटिव चार्ज निकलता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन, ओके, विच इज कॉल्ड एज, तुम बोल सकते हो भाई इलेक्ट्रॉन का भाई, ओके, तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का भाई। तो सेम सारा बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही बिहेवियर है वो, याद रखना, ओके। वो इलेक्ट्रॉन का ही बिहेवियर, सब चीज सेम है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सब चीज है, बट उसका जो चार्ज है वो प्लस है। तो यहां पे ई प्लस लिखा जाता है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ओके। तो ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन बोले तो भाई इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा एंटी पार्टिकल भी तुम बोल सकते हो, दैट इज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बराबर, ओके। इसका मास कितना है, जो भी मास इलेक्ट्रॉन का रहेगा वही सेम मास इसका रहेगा, मास में कोई फर्क नहीं आएगा, याद रखना, मास में कोई फर्क नहीं, सिर्फ उसके चार्ज में फर्क आएगा। और साथ में क्या निकलेगा, यहां पे साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो। यहां पे क्या निकलता था, यहां पे निकलता था एंटी न्यूट्रिनो, वहां पे क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। मतलब यहां पे क्या हो रहा है भाई, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो अगेन ए में तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन एक कम हो रहा है तो न्यूट्रॉन बढ़ भी रहा है, यस और नो, तो ए में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, बट जेड में फर्क आएगा, जेड एक से कम हो जाएगा। तो यहां पे तुम देखो ए सेम है दोनों का, ए दोनों का सेम है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ, बट यहां पे अगर जेड देखोगे तो जेड में एक माइनस हो रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, साथ में निकल रहा है पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल होता है तुम्हारा सोडियम का। सोडियम देखो 11-22 है, अब 11-22 में से 22 तो 22 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट जो 11 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब एक ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो दैट बिकम 10, और 10 तुम्हारा न्यूऑन होता है, तो ये तुम्हारा न्यूऑन है। ये सारा रेडियो एक्टिव है, याद रखना, ये तुम्हारा सारा रेडियो एक्टिव है, ये स्टेबल नहीं है, सारे रेडियो एक्टिव है, क्लियर। तो यहां पे मेरे को न्यूऑन मिलेगा, दैट इज मास नंबर कितना हो जाएगा उसका 22, और एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा उसका 10, क्लियर, समझा, बीटा डीके एंड प्लस बीटा डीके, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर गामा डीके, ओके। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो गामा डीके में क्या होता है भाई, गामा डीके में जो तुम्हारा पैरेंट न्यूक्लिया होता है ना, वही तुम्हारा सेम बनता है एज अ डॉटर न्यूक्लिया। मतलब यहाँ पे पैरेंट न्यूक्लिया और डॉटर न्यूक्लिया में कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे पैरेंट न्यूक्लिया है तो वो कन्वर्ट होगा डॉटर न्यूक्लिया में, बट दोनों सेम रहेंगे। मतलब मान लो अगर यहाँ पे यूरेनियम है तो यहाँ पे भी यूरेनियम ही होगा, ओके। जैसे इसके पहले वाले में देखो चेंज हो रहा था, अल्फा में अगर तुम देखने जाओ तो अल्फा में भाई यहाँ पे अगर बिस्मथ है तो यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, यहाँ पे अगर कोबाल्ट है तो यहाँ पे निकल मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। बट गामा डीके में क्या होता है, गामा बोले तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। मतलब यहाँ पे जब पैरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे जो एनर्जी निकलेगा वो कैसा रहेगा, वो इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, वो गामा रेस के फॉर्म में निकलेंगे, ओके। इसलिए इसको गामा रेडिएशन बोला जाता है। मतलब अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो पैरेंट न्यूक्लिया है और जो डॉटर न्यूक्लिया है, तो पैरेंट न्यूक्लिया के पास अगर एनर्जी है मान लो 100 eV का,
तो डॉटर न्यूक्लिया के पास एनर्जी होगा 20 ईवी का, या फिर 40 ईवी का, या फिर 50 ईवी का, 60 ईवी का, बट पैरेंट से कम रहेगा। ओके, तो जितने बार ये जितना गामा रेडिएशन होते जाएगा, गामा डीके जितना होते जाएगा, उतनी बार अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलते जाएगा। ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जो डॉटर न्यूक्लिया है उसके पास ना के बराबर एनर्जी मिलेगा। बराबर है ना, बात समझ आया? मतलब यहां पे जो पैरेंट न्यूक्लिया है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इट हैज हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। और इसके पास एज कंपेयर टू इससे लो एनर्जी होगी। अब अगर ये और फर्दर डीके करेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, क्लियर बात में आ गया? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई तुमको नया एलिमेंट नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो एलिमेंट है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, सेम न्यूक्लियस वही रहेगा, बट जो तुम्हारा पैरेंट न्यूक्लियस है ना, उससे जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा उसकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां निकल जाती है, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। ओके, अब जो गामा रेडिएशन है, जो गामा डीके है, वो तुमको अकेला नहीं दिखेगा। ओके, मतलब कहीं पे सिर्फ गामा डीके नहीं होगा, अल्फा या फिर बीटा डीके होता रहेगा ना, उसके साथ गामा डीके तुमको मिलेगा। ओके, मतलब कहीं पे भी अगर अल्फा और बीटा डीके हो रहा है तो उसके साथ साथ तुमको गामा डीके देखने मिलेगा। क्लियर बात में आ गया एवरीवन? हाँ या ना? तो क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गामा डीके। तो तुम लोग 4-5 पॉइंट जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है वो लिख सकते हो, और टेक्स्ट बुक एक बार रीड करोगे तो तुम लोग का आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? व्हाट इज अल्फा, बीटा, गामा, तीनों डीके समझ में आ गया एवरीवन? चलो, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हम लोग सारे जो लॉज है ना रेडियो एक्टिविटी के, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो, सो हाँ, चलो ठीक है, कंटिन्यू एंड करते हैं टॉपिक को, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है भाई, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाक से बेल आइकन दबा दो कि जैसे ही अगर हम लोग वीडियो अपलोड करें तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए। ओके, सो पढ़ाई करते रहो, बेहतरीन से नोट बनाओ, रिविजन करते रहो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। ओके, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, हम लोग वहां पे डिस्कस कर देंगे। चलो, सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।